मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के पेपर नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? एमए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के पेपर नंबर 2 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं, पेपर नंबर 2 का नाम है हिंदी भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का विकास। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्त? हिंदी भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का विकास, ये आपके पेपर नंबर 2 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आप वहाँ का सिलेबस उठा के ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 2 का नाम जो है भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का विकास है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है मेरे प्यारे दोस्त तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा कहीं पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 या फिर पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। होगा कुछ नहीं, जब आप यहाँ से पेपर देने जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो आपके दिमाग में यही रहेगा कि सर ने जो है बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करवा रखी है, तैयारी करवा रखी है। अभी जो भी प्रश्न पत्र हमारे सामने आएगा उसको चीर देंगे, फाड़ देंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ही आप प्रश्न पत्र को देखेंगे, वहाँ के प्रश्नों को पढ़ेंगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। क्यों खिसक जाएगी? क्योंकि सर के बताए हुए एक भी क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? क्योंकि आपके पेपर नंबर 2 का नाम भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का विकास था ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर मैच करा लेना है, इससे आपको कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसमें हम कुछ प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, उनको आपको एकदम से रट लेना है, कंटेस्ट कर लेना है। ठीक है, ये अति लघु उत्तरीय संबंधित प्रश्न है, एक एक लाइनर वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हैं, जो लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 4-6 साल 10 साल से पूछे जा रहे हैं। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इस पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि बात करें इससे पहले जब सेमेस्टर वाइज नहीं था तो ईयरली में पूछे जाते थे, तब भी वही पूरा सब कुछ। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सका है मैं वो आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखने का हम प्रयास करते हैं। सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैं उनको पढ़ूंगा, आपको उनका जवाब बताऊंगा, बस आपको उनको याद कर लेना है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि कमल और चाय किस भाषा के शब्द हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो आप बताएंगे कमल जो है वो अरबी भाषा का है और चाय जो है वो चीनी भाषा का है। ठीक है, कमल कहाँ का है? अरबी भाषा का शब्द है, और बात करें चाय तो ये चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, बात करते हैं दूसरा नंबर प्रश्न जो आपका पूछ रहा है कि संस्कृत में मूल रूप से लिखे शब्द क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो संस्कृत में जो मूल रूप में लिखे हुए शब्द होते हैं उनको हम तत्सम के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, और वही संस्कृत के शब्द जिनको उठाकर हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी में उपयोग करने लगते हैं, तो उनको हम तद्भव कहते हैं। तो तत्सम तद्भव दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है विभाषा किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो आप बताएंगे जब कोई बोली अपने सीमित क्षेत्र से आगे बढ़कर अन्य क्षेत्रों में भी प्रयोग होने लगे तब उसे विभाषा कहते हैं। मतलब कह रहे हैं कोई भी रूप भाषा का रूप धारण करने से पहले ही क्या होती है? विभाषा होती है। भाषा और बोली के बीच का जो बोल सकते हैं बाउंडेशन होता है, उसी को विभाषा कहते हैं। चूंकि बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, वही जब अपना क्षेत्र थोड़ा बड़ा कर लेती है तो उसे विभाषा कह देते हैं, और जब और बड़ा क्षेत्र बड़ा कर लेती है तो उसको हम भाषा का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे याद रखिएगा विभाषा के बारे में। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास जो है, इस पुस्तक को किसने लिखा था मेरे प्यारे दोस्त? तो इसको लिखा था डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी ने लिखा था। किसने लिखा था? उदय नारायण तिवारी जी ने लिखा था। अगला प्रश्न पांचवा नंबर आपसे यहीं पे पूछ रहा है कि हिंदी भाषा नामक पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्त? तो हिंदी भाषा नामक पुस्तक के लेखक आपके हैं भोलानाथ तिवारी जी। कौन है आपके? भोलानाथ तिवारी जी। तो आपको इनको रट लेना है, याद कर लेना है। बात करते हैं छठे नंबर प्रश्न, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे दोस्त, देवनागरी लिपि है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको शायद पहले से ही याद हों, बस मैं उनको एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ, या पेपर देने से पहले एक रात पहले आप इनको देख लीजिएगा। दूसरे दिन जैसे ही प्रश्न आपके सामने आएगा आप तुरंत पटापट उनका आंसर जवाब दे देंगे। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। दूसरे पार्ट में हम लॉन्ग टाइप के थोड़े जो इससे बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जो 50 शब्दों में, 100 शब्दों में, 200 शब्दों तक जो होते हैं, उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो उस पार्ट के लिए भी आपको कमेंट में लेकिन बताना होगा कि सर जो है ये पार्ट हमने देखा है, बहुत मज़ा आया है, और सेकंड पार्ट भी लेकर के आइए, तो आराम से सेकंड पार्ट भी बना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सातवां नंबर प्रश्न पूछ रहा है हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे दोस्त? तो हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आठवां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पूछ नहीं पूछ रहा है कि किस विद्वान ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप बताएंगे हरदेव बिहारी जी ने क्या माना है? वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। ठीक है, बात करते हैं 9वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि देवनागरी लिपि कैसी लिपि है मेरे प्यारे दोस्त? तो ये आपकी
आक्षरिक लिपि है। कैसी है? आक्षरिक लिपि है, आपको यहाँ पे बताना है। 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि नगरीय लिपि, क्या मेरे प्यारे दोस्त, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो आप बताएंगे नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेलकर जी थे। कौन थे? काका कालेलकर जी थे। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये जो है आपके डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी जी ने दिया था। किसने दिया था? सुनीत कुमार चटर्जी जी ने जो है यह सुझाव दिया था कि देवनागरी लिपि के स्थान पर हम किसकी, रोमन लिपि को स्वीकार करें। यह सुझाव जो है किसने दिया था? डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी जी ने दिया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये आपके 11 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध मातृका, क्या सिद्ध मातृका को न्यू कोणीय लिपि नाम किसने दिया था मेरे प्यारे दोस्त? तो डॉक्टर बूलर जी ने जो बूलर जी ने ही क्या किया था? सिद्ध मातृका लिपि को न्यून कोणीय लिपि के नाम से संबोधित किया था। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था मेरे प्यारे दोस्त? तो गुजरात के राजा राजभट्ट के शिलालेख में जो है हम देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग देखने को हमें मिलता है। ठीक है, बात करते हैं वही 14 नंबर प्रश्न के बारे में। तो पूछ रहा है, छोटा आ की 12 खड़ी किसने तैयार की थी मेरे प्यारे दोस्त? तो छोटा आ की 12 खड़ी जो है किसने? सावरकर बंधुओं ने तैयार की थी। किसने? सावरकर बंधुओं ने तैयार की थी। वहीं पे 15 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें तो 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि महाप्राण स्वरों के स्थान पर अल्प प्राण का सुझाव किसने दिया था? ठीक है, आपने जब आप स्वरों वर्णों को देखेंगे तो वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है, महाप्राण और अल्प प्राण। तो वही बताते हैं कि महाप्राण वर्णों के स्थान पर अल्प प्राण का सुझाव किसने दिया था? तो वो दिया था आपके श्रीनिवास जी ने दिया था। किसने दिया था? श्रीनिवास जी ने दिया था। आपको यहाँ पे याद रखना है। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पतंजलि की प्रमुख रचनाओं का नामोल्लेख करना है मेरे प्यारे दोस्त। जो पतंजलि की प्रमुख रचनाएं रही उनके बारे में बताना है। तो पहली आप बताएंगे महाभाष्य, इनकी पहली रचना रही है। ठीक है, पतंजलि योग सूत्र दूसरी, उसके बाद सामवेदीय निदान सूत्र तीसरी, आपकी महानंदन काव्य एवं चरक संहिता जो है चरक संहिता का परिष्कार, ये आपकी यहाँ पे चौथी रचना रही है। तो इस प्रकार से आप 4 रचना के बारे में बता सकते हैं जो पतंजलि द्वारा जी क्या गई थी मेरे प्यारे दोस्त, लिखी गई थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न के बारे में। तो पूछ रहा है, प्राकृतिक सर्वस्व किसकी रचना है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप बताएंगे प्राकृत सर्वस्व जो है मार्कंडेय जी की रचना है। ठीक है, वहीं पे 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रस गंगाधर के लेखक का नाम बताना है मेरे प्यारे दोस्त। अब आप लिखेंगे पंडित राज जगन्नाथ जी जो हैं रस गंगाधर के लेखक हैं। रस गंगाधर के लेखक कौन है? तो पंडित राज जगन्नाथ जी हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है 19 नंबर कि हिंदी अर्थ विज्ञान किसकी रचना है मेरे प्यारे दोस्त? तो हिंदी अर्थ विज्ञान जो है डॉक्टर हरदेव बिहारी जी की रचना है। किसकी है? हरदेव बिहारी जी की ही रचना है हिंदी अर्थ विज्ञान। इन सभी को एकदम से आपको रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं और इनका जवाब आपको एक लाइन में देना भी रहता है। अति लघु उत्तरीय के प्रश्न रहते हैं। ऑब्जेक्टिव मत समझ लीजिएगा इनको, ऑब्जेक्टिव में तो ये काम आते ही है, साथ ही साथ ये अति लघु उत्तरीय के प्रश्न भी होते हैं। जैसे पूछ लिया हिंदी अर्थ विज्ञान किसकी रचना है, तो आपको लिखना पड़ेगा डॉक्टर हरदेव बिहारी जी की है। ठीक है, अब 20 50 100 लाइन में तो नहीं लिख सकते, लेकिन ये एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की रचना का नामोल्लेख करना है मेरे प्यारे दोस्त। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की रचना का नामोल्लेख करना है। तो लिखेंगे हिंदी भाषा एवं भाषा विज्ञान जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के द्वारा लिखी गई थी। 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भाषा की परिभाषा दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। तो आप भाषा की परिभाषा डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी जी के शब्दों में देते हुए लिखेंगे कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा विचारों को प्रकट करते हैं। मतलब बताते हैं भाषा कैसा माध्यम है? एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम अपने कोई भी थॉट आता है उसको सोचते हैं और साथ ही साथ जो हमारे अंदर का विचार होता है उसको दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। ये आपके कौन कहते हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी भाषा की परिभाषा देते हुए लिखते हैं। ठीक है, या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार से भी आप बता सकते हैं। 2-3 जो इतनी चाहें वो बता सकते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर पूछ रहा है कि अहम राष्ट्रीय संगमानी किसकी रचना है मेरे प्यारे दोस्त? ठीक है, संगमनी
अहम राष्ट्रीय संगमनी किसकी उक्ति है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप लिखेंगे ये कहाँ की है, ऋग्वेद की उक्ति है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि वाक्य पदीय किसकी रचना है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप लिखेंगे क्या मेरे प्यारे दोस्त? भ्र हाँ भारतृ हरि जी की है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बताएंगे। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है समता अनुशासन किसकी कृति है? तो आप बताएंगे हेमचंद्र जी की जो है ये कृति है। 25 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि ध्वन्यालोक, क्या मेरे प्यारे दोस्त? ध्वन्यालोक के रचनाकार का नाम बताना है। तो आप लिखेंगे आचार्य आनंद वर्धन जी जो हैं ये ध्वन्यालोक के रचनाकार रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 26 नंबर पूछ रहा है कि स्वराघात के कितने भेद होते हैं? तो आप बताएंगे स्वराघात के 3 भेद होते हैं। पहला उदात्त, दूसरा अनुदात्त और तीसरा आपका स्वरित, ठीक है। ये 3 भेद जो होते हैं ये स्वराघात के होते हैं। 27 नंबर प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है कि शब्द शक्ति कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्त? तो लिखेंगे कि शब्द शक्ति जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहला अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। ये 3 नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। जब आप पढ़ेंगे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के बारे में तो आराम से जो है इन चीज़ों के बारे में भी हम एक बार चर्चा करेंगे। जब लॉन्ग टाइप का वीडियो बनाएंगे तो सबके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हम एक एक लाइन के प्रश्नों को देख रहे हैं तो आराम से इनको देख लेते हैं। बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न। तो 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है भारतीय आर्य भाषा और हिंदी इसकी रचना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप बताएंगे भारतीय आर्य भाषा और हिंदी जो है सुनीत कुमार चटर्जी जी की रचना है, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है कि मैथिली किस हिंदी की बोली है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप बताएंगे मैथिली जो है आपकी कहाँ की है? ये बिहारी हिंदी की बोली है। बिहारी हिंदी की ही एक बोली है मैथिली, ठीक है। बात करते हैं कि क ख ज फ फारसी ध्वनियाँ हिंदी में कब आई थी मेरे प्यारे दोस्त? तो आप बताएंगे ये कब आई थी? ये आपकी मध्यकाल में आई थी। का के बाद नुक्ता लगा दीजिएगा, खा के बाद नुक्ता, गा के बाद नुक्ता, जा के बाद नुक्ता और फा के बाद नुक्ता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तो ये आपकी कब आई थी? मध्यकाल में आई थी। अगला प्रश्न 31 नंबर पूछ रहा है कि बिहारी हिंदी बोलियों का नाम लिखिए मेरे प्यारे दोस्त। तो इसमें लिखेंगे 3 प्रकार की बोलियां आती हैं। पहली भोजपुरी, दूसरी मैथिली और तीसरी आपकी मगही। ये 3 प्रकार की बोलियां बिहारी हिंदी बोली के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। 32 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है रेखता शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप बताएंगे ये फारसी का शब्द है। रेखता कहाँ का है मेरे प्यारे दोस्त? ये शब्द मूलतः फारसी का है। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि चा, छा, जा, झा, या किस प्रकार की ध्वनियां हैं मेरे प्यारे दोस्त? तब आप बताएंगे ये तालव्य है। मतलब जब इनको हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं चा, छा, जा, झा, तो ये आपके तालु होता है ना, जो तालु वहां पर आपके जीभ का स्पर्श होता है, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तालव्य कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है 34 नंबर पूछ रहा है अवधि का विकास किसकी कृति है? तो आप बताएंगे बाबूराम सक्सेना जी की कृति है। अवधि का विकास किसकी कृति है? तो बाबूराम सक्सेना जी की कृति है। 35 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि संस्कृत उपसर्गों की कितनी संख्या होती है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप बताएंगे संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्त? 22 होती है, कि उपसर्गों की 22 संख्या होती है। आप यहाँ पर इस प्रकार से बताएंगे। आई होप ये आपके 35 प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर कोई एक चीज की बात की जाए तो एक वचन, 2 या 2 से ज्यादा वस्तुओं की बात की जाए, 2 या 2 से ज्यादा चीजों की बात की जाए तो आप उसको बता देंगे बहुवचन। 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं। पहले आपके पुल्लिंग होते हैं और दूसरा आपका स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे बता दीजिएगा, 2 वचन 2 लिंग, ठीक है। बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न के बारे में। तो आप बताएंगे वर्तनी में अशुद्धियों के 3 कारणों का नामोल्लेख कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। मतलब कह रहे हैं कि हिंदी में जो वर्तनी में मेरे प्यारे वर्तनी में जो अशुद्धियां देखने को मिलती हैं, इनके 3 कारण। तो पहला है अज्ञान, मतलब ज्ञान ना होना, ये होता है। दूसरा देसी प्रभाव, मतलब जब आप कहीं ऐसे स्थान से आते हैं जहाँ पे उतना हिंदी का वो नहीं रहता है।
और चौथा असावधानी, मतलब कहीं पे गलती से भी आदमी लिख सकता है। तो वर्तनी में 3 कारण यही होते हैं जिसके कारण से अशुद्धियाँ हमें देखने को मिलती हैं। बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न के बारे में। तो पूछ रहा है लिपि का सामान्य अर्थ बताइए। तो लिखेंगे कि लिपि का सामान्य अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्त लिखावट। लिपि का सामान्य अर्थ क्या होता है? लिखावट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 39 प्रश्न क्लियर हो गए हैं। 40 नंबर प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि तेलुगु शब्द का उद्भव किससे माना जाता है? तो आप लिखेंगे तेलुगु शब्द का उद्भव जो है मेरे प्यारे दोस्त त्रिलंग से माना जाता है। किससे माना जाता है? तेलुगु शब्द का उद्भव त्रिलंग से माना जाता है। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भाषा की 5 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो आप लिखेंगे कि भाषा की 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला तो आपका आ जाता है भाषा सर्वव्यापिनी है मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा, भाषा मानव का चिर संचित कोश होता है। तीसरा, भाषा अर्जित प्रवृत्ति है। चौथा, भाषा जो है मेरे प्यारे दोस्त निवैयक्तिक है। और पांचवा आप लिखेंगे परिवर्तनशीलता भाषा की प्रमुख विशेषता होती है, विशेषता होती है। इस प्रकार से आप जो है भाषा की 5 विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 42 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ध्वनि के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं मेरे प्यारे दोस्त, आपको बताने हैं ध्वनि के प्रमुख गुण। तो लिखेंगे ध्वनि के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला तो इसका गुण होता है मात्रा। दूसरा, स्वराघात। तीसरा, बलाघात। चौथा, वृत्ति। पांचवा, संधि। और छठा आपका संगम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये जो है ध्वनि के गुणों के बारे में आराम से बता सकते हैं। 42 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न के बारे में कि क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि ध्वनि परिवर्तन के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। ध्वनि में परिवर्तन क्यों आता है मेरे प्यारे दोस्त? तो पहला कारण होता है मुख सुख के कारण मेरे प्यारे दोस्त, और दूसरा होता है प्रयत्न लाघव। क्या मेरे प्यारे दोस्त? प्रयत्न लाघव तथा अशिक्षा, ये 3 कारण हैं जिससे ध्वनि में परिवर्तन आती है, ठीक है। अगला प्रश्न 44 नंबर पूछ रहे हैं कि ध्वनि परिवर्तन की 2 दिशाओं का उल्लेख कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। तो ध्वनि की 2 दिशाएं कौन कौन सी हैं? पहला आगम और दूसरा लोप। पहला आगम और दूसरा आपका लोप। बात करते हैं 45 नंबर प्रश्न के बारे में। तो आप लिखेंगे कि भाषा विज्ञान विज्ञान की प्रमुख अध्ययन पद्धतियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है 45 नंबर प्रश्न में कि भाषा विज्ञान की प्रमुख अध्ययन पद्धतियां कौन कौन सी है। तो लिखेंगे भाषा विज्ञान की प्रमुख अध्ययन पद्धतियां निम्नलिखित हैं। पहला है ऐतिहासिक। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? ऐतिहासिक। दूसरा, तुलनात्मक। तीसरा, संचरात्मक। और संचरात्मक को ही एक नाम और दिया जाता है वर्णनात्मक पद्धति। ये 3 पद्धति आप यहाँ पे बता सकते हैं भाषा विज्ञान की अध्ययन करने की, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 45 नंबर प्रश्न भी बता पाएंगे। 46 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि रूप परिवर्तन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। रूप परिवर्तन के प्रमुख कारण आपको बताने हैं। तो आप लिखेंगे सरणीकरण की प्रवृत्ति, नवीनता बोध, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त सादृश्य समीकरण, उसके बाद अस्पष्टता, अज्ञान, बल प्रयोग, आवश्यकता। ये जो है मेरे प्यारे दोस्त ये रूप परिवर्तन के प्रमुख कारण हो जाते हैं। यहीं पे बात करते हैं 47 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का नामोल्लेख कीजिए। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं मेरे प्यारे दोस्त उसमें आपकी आती है पाली, प्रकृति, और तीसरी आपकी आ जाती है अपभ्रंश। ये 3 भाषाओं के बारे में आप बता सकते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं 48 नंबर प्रश्न के बारे में। तो लिखेंगे 48 नंबर प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्त कि हिंदी भाषा के विकास क्रम को कितने खंडों में बांटा गया है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है मेरे प्यारे दोस्त इसको 3 खंडों में बांटा गया है। पहला जो है आदिकालीन हिंदी भाषा, दूसरा मध्यकालीन हिंदी भाषा, और तीसरा आपका आधुनिक एवं वर्तमान कालीन हिंदी भाषा। ये इस प्रकार से बता सकते हैं, ठीक है। 3 जो है खंडों में आप यहाँ पे विभाजित कर सकते हैं। 49 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न आपका जो है वो आपसे पूछ रहा है कि विश्लेषण के प्रमुखता कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो सॉरी विशेषण के, तो आप बताएंगे विशेषण के प्रमुखता 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है संख्यावाचक, जिसमें संख्या का बात किया जाता है। गुणवाचक, जिसमें गुण की बात करते हैं। संकेतवाचक, इसमें इशारे की बात की जाती है। परिमाणवाचक मेरे प्यारे दोस्त मात्रा की बात की जाती है। प्रश्नवाचक क्वेश्चंस किए जाते हैं। और व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्ति विशेष की बात की जाती है। तो इस प्रकार से आप 6 विशेषण के बारे में बता सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई तो कहने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर दूसरा वीडियो लेकर के आइए, पहले में मज़ा आया। और
अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।